मूवी की शुरुआत में हम कुछ कपल्स को देखते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। वो सभी विक्ट्री नाम के एक टाउन में रहते हैं और एक दूसरे के पड़ोसी और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगली सुबह हम उस पार्टी में शामिल हुए कपल जैक और एलिस को देखते हैं। जैक काम के लिए निकलता है तो उसी सेम टाइम पर उसके बाकी साथी और पड़ोसी भी निकलते हैं। वो लोग क्या काम करते हैं इसके बारे में बाहर डिस्कस करना मना था। घर के आदमियों के काम पर चले जाने के बाद सारी औरतें घर पर रहती थीं। सब लोगों का शेड्यूल वहाँ एक जैसा है। एलिस के पड़ोस में एक लेडी रहती है बनी, जो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है और वो वहाँ अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। जैक के चले जाने के बाद एलिस घर के काम करते करते रेडियो सुन रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाउन को विक्ट्री प्रोजेक्ट के मालिक फ्रैंक ने बनाया है और ये सभी फैमिलीज़ यहाँ तकरीबन 2.5 साल से रह रही हैं। टाउन के सभी आदमी विक्ट्री हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, जो कि डेजर्ट के बीचों बीच है और रिहायशी इलाके से काफ़ी दूर है। फिर हम एलिस को टाउन की बाकी लेडीज़ के साथ डांस क्लास में देखते हैं। यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो जिस विक्ट्री प्रोजेक्ट के टाउन में रह रही हैं वो मेन शहर से काफ़ी दूर है और उन्हें वहाँ जाने की परमिशन भी नहीं है। इसका मतलब कि उनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को विक्ट्री प्रोजेक्ट के मालिक फ्रैंक के बनाए रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता था, जिसके बदले उन सबको वहाँ एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही थी। तभी वहाँ उनकी डांस टीचर शैली आती है, जो कि फ्रैंक की वाइफ है। यहाँ वो बताती है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट को बिल जॉनसन नाम के एक नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है और अब से बिल की वाइफ वायलेट भी वहाँ डांस सीखने आएगी। वो सब उसका वेलकम करती हैं और डांस क्लास ख़त्म होने के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन फ्रैंक के घर पर पार्टी होती है, जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं। जब शैली वहाँ नए कपल वायलेट और बिल के वेलकम में स्पीच दे रही होती है, उसी बीच वहाँ अचानक एलिस की एक पड़ोसन मार्गरेट आ जाती है और अजीब तरीके से कहने लगती है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। पर उसका हस्बैंड टेड उसे और कुछ कहने नहीं देता और उसे वहाँ से ले जाता है। अब फ्रैंक वहाँ आता है और कहता है कि टेड और मार्गरेट बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। फिर फ्रैंक उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो सब पूरी दुनिया से अलग रहकर दुनिया को बदलने के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। फ्रैंक सभी का इंट्रोडक्शन डॉक्टर कॉलिन से करवाता है, जिसने फ्रैंक के साथ मिलकर सबसे पहले इस कम्युनिटी की नींव रखी थी। फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है। अगले दिन जब एलिस अपनी फ्रेंड्स बर्नी और पेग से मिलती है तो वो लोग मार्गरेट के बारे में बात करने लगती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्गरेट एक दिन अपने बेटे के साथ टाउन के बाहर के रेगिस्तान में चली गई थी। वहाँ के रूल्स के हिसाब से किसी का भी वहाँ जाना मना था। वहाँ जाने के बाद वो बेहोश हो गई थी और होश में आने पर उसका बेटा कभी नहीं मिला। उसके बाद वो अजीब सी बातें करने लगी, जिसके बाद सब उसे पागल समझने लगे और सबने उससे बात करना बंद कर दिया। बनी यहाँ कहती है कि ज़रूर इस टाउन के बाहर जाने में खतरा होगा, इसीलिए हमारी सेफ्टी की खातिर हमारा वहाँ जाना मना है। मार्गरेट ने इस रूल को फॉलो नहीं किया, इसीलिए उसे अपना बेटा खोना पड़ा। अगले दिन एलिस बस में ट्रैवल कर रही होती है, तभी उसे आसमान में एक प्लेन नज़र आता है, जो कि पहाड़ी के पीछे जाकर क्रैश हो जाता है। एलिस बस ड्राइवर को उस प्लेन क्रैश वाली जगह पर चलने के लिए कहती है, ताकि वो वहाँ जाकर कुछ मदद कर सके, पर वो मना कर देता है। एलिस अकेले ही उस ओर भागने लगती है और अनजाने में वो टाउन के बॉर्डर को क्रॉस करके उसी रेगिस्तान वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां लेडीज़ का जाना मना था। एलिस आगे बढ़ती है तो उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर नज़र आता है। वो वहां पहुंचकर ग्लास विंडो पर अपना हाथ रखकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है। तभी उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को घर पर पाती है। वो देखती है कि जैक किचन में है। वो उससे कहता है कि जब से वो घर आया है तभी से वो सो रही थी। एलिस जब उसे प्लेन क्रैश के बारे में बताती है तो वो उससे कहता है कि उसने बस कोई सपना देखा होगा। एलिस भी मान लेती है कि शायद ऐसा ही है। अगले दिन जैक के जाने के बाद एलिस घर में सफाई कर रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि घर की दीवार और कांच पास आ रहे हैं और वो उन दोनों के बीच दब रही है। वो सांस भी नहीं ले पा रही। वो चीखने की कोशिश करती है पर चीख नहीं पा रही, लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। जब वो फ़ोन उठाती है तो उसे दूसरी तरफ से मार्गरेट की आवाज़ आती है, जो कहती है कि आखिर तुमने भी उसे देख लिया। वो हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। पर एलिस उसका कॉल काट देती है। अगले दिन डांस क्लास में एलिस को मार्गरेट का विजन दिखाई देता है। वो अचानक अपना सर मिरर पर मारने लगती है और एलिस उसे बचाने के लिए जाती है, पर अगले ही पल वहाँ कोई नहीं होता। एलिस भागकर मार्गरेट के घर जाती है और उसे घर की छत पर खड़ा पाती है। इससे पहले कि एलिस कुछ समझ पाए,
मार्गरेट अपना गला काट लेती है और छत से नीचे गिर जाती है। एलिस चिल्लाती है और उसकी ओर भागती है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए, लाल रंग के कपड़े पहने हुए कुछ आदमी वहां आ जाते हैं जो कि फ्रैंक के आदमी हैं, और वो एलिस को वहां से ले जाते हैं। जैक जब लौट कर आता है तो एलिस उसे सब कुछ बताती है, पर जैक कहता है कि मार्गरेट बस फिसल गई थी और उसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुई है। जो कुछ उसने देखा वो बस उसका भ्रम है। पर एलिस नहीं मानती और उससे पूछने लगती है कि वो क्या काम करता है। जैक कहता है कि वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वरना हम दोनों की लाइफ को खतरा हो जाएगा, इसीलिए प्लीज ये पागलपन मत करो। एलिस चुप हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस अपना रोज का काम कर रही है, पर अचानक वो अपना चेहरा पॉलीथीन में रैप करने लगती है। पर उसे कुछ देर बाद ही एहसास हो जाता है कि वो क्या कर रही है और वो पॉलीथीन को हटा देती है। एलिस बहुत कंफ्यूज्ड है, पर वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। अब क्योंकि एलिस ने कई बार ड्रामा क्रिएट किया है और अजीब क्लेम्स किए हैं, खासकर मार्गरेट को लेकर, तो डॉक्टर कॉलिंस उसके घर पर उसे चेक करने आता है। वो उसे कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने वाला होता है, पर जैक कहता है कि एलिस को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसका ध्यान रखेगा। जब कॉलिंस जाने लगता है तो एलिस चालाकी से उसके ब्रीफकेस से मार्गरेट की फाइल निकाल लेती है, और जब वो उसे खोलकर देखती है तो सारी इन्फॉर्मेशन पर ब्लैक मार्कर लगा था ताकि कोई उसे पढ़ ना सके। अब एलिस का शक और गहरा हो जाता है कि कुछ तो है जो गड़बड़ है। अगले दिन एलिस और जैक फ्रैंक की पार्टी में जाते हैं। एलिस को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और वो देखती है कि डॉक्टर कॉलिंस और फ्रैंक उसे अजीब तरीके से घूर रहे हैं। एलिस अनकंफर्टेबल हो जाती है और जैक से घर जाने की जिद करती है, पर तभी फ्रैंक अनाउंस करता है कि जैक को प्रमोशन दे दी गई है। फ्रैंक जैक को स्टेज पर डांस करने के लिए इनवाइट करता है और वो उसके कहे अनुसार डांस करने लगता है। एलिस वहाँ से निकल जाती है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी बनी वहाँ आती है और एलिस उससे कहती है कि मार्गरेट बिल्कुल सही थी, और जब उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए तो फ्रैंक ने उसे ख़त्म करवा दिया। बनी यहाँ कहती है कि तुम भी मार्गरेट की तरह पागल हो गई हो, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब एलिस जैक का प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखती है जिसमें फ्रैंक और उसकी वाइफ शैली भी आते हैं। जब एलिस किचन में होती है तो फ्रैंक वहाँ आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम्हारा हाल भी मार्गरेट वाला ही होगा, सब तुमसे अलग हो जाएंगे जैसे उससे हो गए थे। अब ये सच एलिस के सामने है कि फ्रैंक ही इस सब के पीछे है। फिर हम देखते हैं कि सब डिनर टेबल पर इकट्ठे होते हैं और एलिस जानबूझकर सबसे कुछ सवाल करने लगती है, जैसे कि वो सब लोग इससे पहले कहाँ थे और कहाँ से आए हैं। तो ऑलमोस्ट सब लोग यही कहते हैं कि वो फिलाडेल्फिया से हैं। ये बात एलिस को छोड़कर किसी को भी अजीब नहीं लगती। फिर एलिस उन सब से पूछती है कि वो लोग हनीमून के लिए कहाँ गए थे, तो यहाँ भी उनके जवाब मैच करते हैं। वो सब या तो सी आइलैंड गए थे या नाइग्रा फॉल्स। फिर जब वो उनसे पूछती है कि वो अपने पार्टनर से पहली बार कहाँ और कैसे मिले थे, तो वो कहानी भी सेम होती है। अब सब थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। जैक एलिस को चुप करवाने की कोशिश करता है, पर वो चुप नहीं होती और फ्रैंक पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा देती है कि फ्रैंक उन सबसे कुछ छिपा रहा है। वो फ्रैंक से विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करने लगती है। अब फ्रैंक यहाँ सबको ये बताता है कि एलिस हेडक्वार्टर्स गई थी, वो बीमार है और इसीलिए ऐसी बातें कर रही है और उसे इलाज की ज़रूरत है। उसने सारे रूल्स को ताक पर रख दिया जिससे उन सब की ज़िंदगी को खतरा हो सकता था। अब सब लोग एलिस से नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। जैक भी एलिस से नाराज़ है, पर एलिस उसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, पर वो यहाँ नहीं रहना चाहती है। वो जैक से सब कुछ छोड़कर वहाँ से चलने के लिए कहती है। जैक अब मान जाता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं, पर जैक कार को स्टार्ट नहीं करता। तभी वहाँ लाल कपड़ों वाले फ्रैंक के आदमी आ जाते हैं और एलिस को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। यहाँ उसे जैक और अपनी ज़िंदगी के अलग ही विजन्स आने लगते हैं। हम उन दोनों को किसी दूसरी दुनिया में देखते हैं। इस दुनिया में जैक के पास कोई जॉब नहीं है और एलिस उससे कह रही है कि वो एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेगी। जैक उसके लिए प्यार से कोई गाना गुनगुना रहा है और हम देखते हैं कि इस दुनिया में एलिस काम पर जाती है और वो एक सर्जन है। वो लेट नाइट ड्यूटी के बाद थकी हारी घर आती है। एलिस जॉब और घर संभालने के बीच स्ट्रगल कर रही है। जैक एलिस के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर एलिस उसे मना करते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देती है और कहती है कि वो 30 घंटे की शिफ्ट करके आई है और बहुत थकी हुई है। वो सोने चली जाती है। जैक को बहुत बुरा और लो फील होता है, जैसे कि उसका ईगो हर्ट हो गया हो। इसी बीच जैक अपने कंप्यूटर पर फ्रैंक के विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है और अगली सीन में हम फिर से विक्ट्री टाउन को देखते हैं।
जहाँ हम देखते हैं कि एलिस ठीक होकर वापस टाउन में आ गई है। वो बनी से मिलती है और वो आसपास के पड़ोसियों के बारे में बात करने लगते हैं, पर एलिस को कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। बनी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, कुछ दिनों में उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर शाम को जब जैक घर पर वापस आता है तो जैक वही गाना गुनगुनाता है जो एलिस ने उसे अपनी विजन में गुनगुनाते हुए सुना था जब वो जॉबलेस था। इससे एलिस को कुछ ट्रिगर होता है और उसे अचानक से फिर से कुछ विजन आने लगते हैं। विजन में वो जैक को देखती है, वो जॉबलेस जैक जो ज़िंदगी से परेशान है। जब उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है तो वो उसके लिए साइन अप कर देता है। उसे इस प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर चुननी होती है और क्योंकि जैक उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता था तो एलिस की इजाज़त लिए बिना ही वो एलिस और ख़ुद को इस प्रोजेक्ट के लिए साइन अप कर देता है। यहाँ उन दोनों की आंखों पर एक मशीन लगी होती है और वो एक वर्चुअल साइमुलेशन वर्ल्ड में चले जाते हैं। इस वर्चुअल दुनिया में जैक और बाकी सभी आदमी अपनी ज़िंदगी का एक परफेक्ट वर्जन जी रहे हैं और वो सभी औरतें जिन्हें ये ज़िंदगी जीने के लिए एक तरह से फोर्स किया जा रहा है, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कुछ जो भी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब सारे आदमी काम पर जाते थे तब वो दरअसल साइमुलेशन वर्ल्ड से बाहर आते थे, असली दुनिया में अपने और अपने पार्टनर को खाना पानी देकर उनके शरीर को जिंदा रखने के लिए। उस गाने की वजह से एलिस को सब याद आ जाता है और उसका सबकॉन्शियस उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो जैक से पूछती है कि तुमने ये सब क्या किया। जैक कहने लगता है कि मैं बस तुम्हें परफेक्ट लाइफ दे रहा हूँ, एक हस्बैंड के तौर पर। एलिस कहती है कि असल ज़िंदगी में मैं एक सर्जन थी, मुझे काम करना पसंद था, पर तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो पैनिक में वहाँ से जाने वाली होती है पर जैक उसे पकड़ लेता है। एलिस जैक से उसे छोड़ने को कहती है पर जैक उसे और जोर से पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो चोक करने लगती है। उससे सांस भी नहीं ली जा रही। खुद को बचाने के लिए वो एक ग्लास उठाकर जोर से उसके सर पर हिट करती है। इस वजह से जैक की वहीं मौत हो जाती है। एलिस घबरा जाती है और तभी बनी वहाँ आती है और एलिस उसे वर्चुअल दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करती है। यहाँ खुलासा होता है कि बनी को इस वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में सब पता है। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो बताती है कि उसने खुद ही वर्चुअल वर्ल्ड के लिए साइन अप किया था क्योंकि असली दुनिया में उसने अपने बच्चों को खो दिया था जिनका गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो इस वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया में अपने वर्चुअल बच्चों के साथ रह रही है। वो एलिस से कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि तुमने जैक को मार दिया है और अगर कोई पर्सन वर्चुअल दुनिया में मर जाए तो वो असली दुनिया में भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इस प्रोग्राम में एज अ प्राइमरी कंज्यूमर जैक ने साइन अप किया था और उसका पार्टनर था और क्योंकि अब वो मर चुका है तो एलिस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है और अगर उन लोगों को पता चल गया तो तुम्हें भी वो लोग मार देंगे। एलिस बाहर निकलती है तो उसके पड़ोसी उसके कपड़ों पर खून देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ सायरन बजने लगता है। उसको देखकर अब बाकी औरतों को भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एलिस अपनी जान बचाने के लिए कार लेकर सीधा विक्ट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ भागती है क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का बस वही एक रास्ता था। अब लाल कपड़ों वाले फ्रैंक के आदमी और डॉक्टर कॉलिंस उसका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उसे रोक सकें, पर एलिस चालाकी से कार ड्राइव करती है जिससे डॉक्टर कॉलिंस और फ्रैंक के लोगों की कार आपस में टकरा जाती है। डॉक्टर कॉलिंस वहीं मारा जाता है। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो एलिस को ख़त्म करने के ऑर्डर्स देता है, पर तभी उसकी वाइफ शेली उसे चाकू घोंपकर मार देती है और कहती है कि अब मेरी बारी है। इस बीच एलिस विक्ट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचने में कामयाब हो जाती है। तभी उसे फिर से जैक का विजन आता है जो कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, पर एलिस को समझ आ जाता है कि ये सब रियल नहीं है। फ्रैंक के लोग अभी भी उसके पीछे हैं, पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाएं, एलिस उस मिरर विंडो पर हाथ रखती है और रियल लाइफ में उसका कॉन्शियसनेस जाग जाता है और एक ब्लैंक स्क्रीन पर जोर से एलिस की सांस की आवाज़ सुनाई देती है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो असली दुनिया में पहुंचने में कामयाब हो गई है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि शेली ने भी फ्रैंक को मार दिया है तो आई एम श्योर कि बाकी सभी औरतें उस विक्ट्री वर्ल्ड में अपने हस्बैंड्स के खिलाफ जाकर असली दुनिया में वापस आने में कामयाब हो जाएंगी, एलिस की ही तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।